अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अभी तक की हमारी तमाम वीडियोस को एंजॉय करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है ना, ये कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। जैसे इसके अंदर आपको थोड़ा सा फोकस रिक्वायर्ड है, इन अ सेंस कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा लंबा लंबा लेंदी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे सॉल्व करने को। लेकिन ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस इसके कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहली बात तो ये मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स आप कभी भी आपने देखा भी होंगे, मैट्रिक्स जो है ना इस तरह की फॉर्मेट में आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप देखेंगे जैसे कि ABCDEF GHI, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक रो है, दो रो है, तीन रो है, एक कॉलम है, दो कॉलम है, तीन कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है इस वक्त, ये समझे आप, हमारे पास एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है कि जिसके अंदर यहाँ पर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आप इक्वेशंस को या अपने नंबर्स को, अपनी एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक हमारे पास कंडीशन आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका ऑर्डर क्या है बेसिकली, तो ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें रोज और कॉलम कितने हैं। क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है ना, बेसिकली ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास बराबर होता है m इंटू एन, या हम बोल सकते हैं रो इंटू कॉलम, मतलब सी। ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये तो एक लेटर है, मैं बता रहा हूँ। जैसे m इंटू एन बोलने, इसको बहुत सारे बुक्स में m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है रो और इसका मतलब होता है कॉलम। तो अगर हम लोग r इंटू सी लिख लें या m इंटू एन, एक की बात। तो अब हम इसमें इसमें एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि इसका जो ऑर्डर है वो हम लोग किस तरह लिखेंगे। इसके रोज काउंट करेंगे 1 2 3 एंड देन इसकी कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है, रोज पहले लिखेंगे कितने, तीन रोज से, तो 3 इंटू कॉलम 3/3। तो इसका मतलब कि हमने मैट्रिक्स समझ लिया, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया। इस वक्त हमें जो मजीद चीज़ें सीखने की जरूरत है वो है कि टाइप्स कितनी हो सकती हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की टाइप लातादाद हैं, बहुत सारी हैं। मैं उसको एक ही करके आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जैसे कि फर्स्ट टाइप मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ABC, ये सिंगल रो है, एक सिंगल रो जा रही है, लेकिन इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 है। उससे हमें कोई गर्ज नहीं, कॉलम 4 5 भी हो सकते थे, लेकिन ये सिंगल रो है। तो ये सिंगल रो वाला मैट्रिक्स होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली, इस सिंगल रो वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स इसी की ही तरह होता है, लेकिन इस तरह लिखते हैं। उसके अंदर देखा आप ABC, मतलब इसमें एक कॉलम एग्जिस्ट करता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो सिर्फ, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें मल्टीपल रॉज हैं, देखो आप, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जो रोज होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं, वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं बेसिकली। जैसे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं यहाँ पे, तो मुझे बताएं इसकी जो रोज हैं और कॉलम वो कितने हैं। रोज आपके पास 3 है और कॉलम आपके पास 3 है, तो क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। नंबर देखिए 3/3 है। लेकिन अगर लेट सपोज आपका मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होता है, जैसे अगर इक्वल ना होता तो फिर कैसा होता, बिल्कुल दिखा देता हूँ, ऐसा होता ABCDEF। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखें कि आपकी रोज कॉलम्स कितने हैं, 2, और रोज कितनी है, 3। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा, हमेशा रो पहले लिखते हैं तो 3 और कॉलम बाद में लिखते हैं तो 3/2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप होगी। चौथी टाइप हमारे पास होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली उसके अंदर हमारे पास जो रोज और कॉलम्स होते हैं ना मैट्रिक्स के, वो अनइक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, अगर हम चाहें तो इसको, इसकी फॉर्म इस तरह भी हो सकती है, ABCDEF, मतलब 2 रोज हो गई, 3 कॉलम्स हो गए। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो फिर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर ये नहीं बनेगा। अब रोज कितनी है, 2 है, तो 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद आपके पास 3 आएंगे कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों एग्जाम्पल्स किसकी होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है चीज़ को, ये बहुत बेसिक चीज़ है। एक हमारे पास मैट्रिक्स और होता है जो कि होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके तमाम एलिमेंट्स जीरो के बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये
3/3 का मैट्रिक्स है, लेकिन 3/3 के जितने भी वैल्यूज है एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पे क्या है 0, तो इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली हमारे पास ये इस चीज़ की हमें बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक जीरो मैट्रिक्स या इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है, नल मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स सीखा था ना, जिसमें हमारे पास ये एक शर्त थी कि जो रोज और कॉलम बराबर होंगे, तो बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स भी एक किस्म का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है कि मतलब इसमें रोज और कॉलम्स वो बराबर होने चाहिए। जैसे 3/3 का मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं, देखिए इसमें एक हमारे पास कंडीशन होती है, वो ये होती है बेसिकली कि जो पहली बात तो ये आपको ये समझनी पड़ेगी कि डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम जीरो होने चाहिए। मतलब आप देखो ये, ठीक है, ये अब आप खुद समझ जाओगे डायगोनल क्या चीज़ होती है। देखो ये जो जगह बच रही है ना, इसकी पहली, इसकी दूसरी, इसकी तीसरी, ये डायगोनल पोजीशंस होती हैं। इन डायगोनल पोजीशन पे अगर हमारे पास जो वैल्यू है, कम से कम भी एक डायगोनल पोजीशन पे एक वैल्यू जो है वो अगर नॉन जीरो मौजूद है, नॉन जीरो जैसे जीरो के अलावा मौजूद, लेकिन बाकी जो डायगोनल वो जीरो है, भले ये भी अगर जीरो हो जाए, लेकिन एक वैल्यू अगर कम से कम भी यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहला सकता है। पहली बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब कि डायगोनल कब कहलाएगा, पहली बात तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है कि मतलब इसके रोज और कॉलम्स हैं वो बराबर हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अगर ये इसके अंदर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मुराद जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जीरो हो, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है, जो क्रॉस में इस तरह से होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है बेसिकली, ये इनमें अगर इसमें भी जीरो मौजूद है, लेकिन इनमें से किसी एक, एटलीस्ट एक, कम से कम भी एक वैल्यू ऐसी हो जो कि जीरो ना हो। जैसे कि मैंने इसको ज़बरदस्ती जीरो ले लिया है यहाँ पे, इन दोनों को, लेकिन अगर चाहूँ तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वर्स्ट केस सिनेरियो समझा रहा हूँ कि कम से कम भी एक वैल्यू अगर आपके डायगोनल के अंदर मौजूद है जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो फिर भी वो मैट्रिक्स का कहला सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन पहली शर्त क्या थी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मतलब क्या, इसके रोज और कॉलम बराबर हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है जिसके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या मतलब इसका, कि जैसे हमारे पास ये किस्म का स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इसका मतलब पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इसका मतलब उसके रोज और कॉलम बराबर होने ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी ये सब चीज़ें अगर जीरो भी हैं, ठीक है, हमारे पास अगर ये सब चीज़ें जीरो हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन था ऊपर भी, लेकिन इसके अंदर ये हमारे पास कंडीशन है कि इसके अंदर जो इसके डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम नॉन जीरो होनी ज़रूरी है। क्या मतलब इस बात का कि हमारे पास, सॉरी नॉन जीरो कह दिया मैंने, नॉन जीरो नहीं, इक्वल होनी ज़रूरी है, इक्वल होनी ज़रूरी है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे, और ऑब्वियसली वो नॉन जीरो ही होंगी क्योंकि अगर जीरो हो गई तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा ही ना। जैसे 1 1 1, अब ये डायगोनल एलिमेंट है और इसको ना फॉर्मेट में ज़्यादा जरूरी ताकि आपको समझ में आए। डायगोनल मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और इनके तमाम एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो तो है ही नहीं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो था ही, लेकिन ये स्केलर, अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों करा रहा है, क्योंकि ये एक तमाम एलिमेंट्स के इक्वल भी है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये शर्त नहीं थी कि आपके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, बट यहाँ पे ये शर्त ये थी कि आपके जो तमाम एलिमेंट्स है वो इक्वल भी होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, यूनिटी और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली, उस केस में हमारे पास क्या होता है, वो भी एक किस्म का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए अब क्या जरूरी होता है कि आपने ये मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है, और आपके पास जो वैल्यूज थी वो आपने वहाँ पे दोबारा से पुट कर दी। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए, ये सब जीरो हो गए, ठीक है, सब जीरो कर दिया हमने। अच्छा, अब जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे जो होंगे वो बेसिकली उन तमाम जगह पर बनाएगा। मतलब क्या हुआ का, अब ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना कि फिर स्केलर मैट्रिक्स भी तो ये हो जाए, नहीं, यहाँ पे 2 और 3 भी आ सकता है, समझे, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 नहीं आ सकता। ये डिफरेंस है दोनों कि स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में जरूरी है, मतलब इक्वल रोज एंड कॉलम होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके अंदर अच्छा, इसके अंदर कम से कम भी एक वैल्यू जो डायगोनल की वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो कि हमने नॉन जीरो 1 ले लिया, या 2 भी ले सकते, 3 कुछ भी ले लो,
कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा फिक्स वैल्यू लेने की, हम 2 भी ले सकते थे। अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो, बराबर हो, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, बराबर होने ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कोई और नंबर ले सकते हैं ज़रूर, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि कोई और नंबर ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन बराबर होने ज़रूरी है। लेकिन क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, उसके अंदर 2 बराबर है सारे। और जो आपके पास थर्ड सिनेरियो था वो कहता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, इसमें भी बराबर होना जरूरी है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि 1 ही होगा हमेशा। समझ आ रही है ये चीज़ का बेसिकली। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो बेसिकली है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास मेन डायगोनल है उसके तमाम बिलो एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, वो 0 होंगे। ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक ऐसा, अच्छा एक बात याद रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ ये शर्त होती है कि वो एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है। तो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है किस्म का, जिसमें तमाम एलिमेंट जो मेन डायगोनल के नीचे होंगे वो 0 होंगे। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये शर्त नहीं है कि बाकी सारे नॉन 0 मौजूद हों। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है ना, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स अपर डायगोनल के नीचे होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। समझ आई, अपर ट्रायंगल, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तमाम एलिमेंट जो मेन डायगोनल के ऊपर है वो 0 हो जाएंगे। मतलब क्या, हमारे पास ये बनाया हमने, ठीक है, हमारे पास मेन डायग्राम हमने बनाया 1 2 3, जो इसके नीचे के एलिमेंट है वो तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारा 4 और 5 आ गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे जो उसके ऊपर के एलिमेंट्स है ना, यहाँ और यहाँ, ये क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, ट्रांसपोज का मतलब हमेशा से ये होता है, आपको याद होना चाहिए, कि याद कर लें आप अगर नहीं याद था, कि अगर आपके पास कोई भी रॉ दी हुई है ना, कोई भी रॉ दी हुई है, 3 रॉ है, अगर आपको बोले इसका ट्रांसपोज कर दो तो आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। पहली रॉ पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रॉ दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में देखते हैं तो कैसे देखेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास एक सवाल है, मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब a ऑफ t पावर t। तो इसको कैसे लेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें इस मैट्रिक्स का, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ दोबारा से, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज लेना है। कैसे लेंगे, आज देख लेते हैं। a ऑफ t इज इक्वल टू, जो रो है उसको कॉलम बना दो, या कॉलम को रो बना दो, दोनों में से कोई एक काम करो। मतलब कॉलम नहीं है उसको रो बना सकते हो, रो है तो कॉलम बना दो, मर्जी है, यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद है, हम दोनों में मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम रो को कॉलम बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 रो है, ये फर्स्ट रो, इसको कॉलम बनाऊंगा, 1 2 3। ये सेकंड रो है मेरे पास 4 5 6, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे, 4 5 6। थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे, 7 8 9। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज निकल के आ गया मैट्रिक्स का। बहुत ही ईजी है, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना, किसी भी टाइप के हवाले से कन्फ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन मीट कर जाए, a ऑफ t इज इक्वल टू a, आप लोग a ऑफ t तो समझ चुके होंगे मैंने क्या बोला है। मतलब हम अगर ट्रांसपोज लें, जैसे हमारे लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है कोई भी x, कोई ऐसी वैल्यू है कि जैसे यहाँ पे आ रहा है x y z, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है x y z, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है। अब आपने सपोज कर लिया कि आपका एक ए मैट्रिक्स है जो कि x y z x और z x y के बराबर है। वैसे आप लोगों को सवाल इस तरह गिवन होगा, अब आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो सवाल है सिमेट्रिक है कि नहीं, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो आपके लिए इस कंडीशन को प्रूव होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और इसका आंसर भी खुद ही आ जाए, मतलब कि यही इसका आंसर आ जाए, तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला सकते हैं, कह सकते हैं इसको। क्या मतलब इस बात का, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, ट्रांसपोज लिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने इस रॉ को उठाया कॉलम बना दिया, जैसे हम सीख रहे थे x y z, इस रॉ को उठाया कॉलम बना दिया y z x, इस रॉ को उठाया कॉलम बना दिया z x y। अब गौर से देखें, इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है, बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब क्या है कि a और a ऑफ t बराबर है। मतलब अगर हमने a का ट्रांसपोज लिया तो ये ऑटोमेटिकली a के बराबर आ गया, जो सवाल था उसका ट्रांसपोज लिया और उस सवाल के ही बराबर उसका आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है इस बात का, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास इस तरह की कंडीशन मीट करेगी, a ऑफ t
इज इक्वल्स टू माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही ईजी बात है, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि माइनस का ए ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए। बहुत ही आसान बात है कि जैसे आपका कोई इस तरह का सवाल आ जाता है कि जिसमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसका सिंपल ट्रांसपोज करा, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, हमने ट्रांसपोज किया, उसका आंसर सेम आया लेकिन साइन चेंज हो गया, लेकिन उसका साइन चेंज हो गया। इसकी एग्जाम्पल मैं नहीं बता रहा, ये आप लोग खुद फिगर आउट करोगे और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी कोई एग्जाम्पल आप खुद मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। और ये बुक के अंदर मौजूद है, होगी आपके सवालों के अंदर, जिसमें आपको पहचानना होगा और इसको प्रूफ करके दिखाना होगा। आगे जाकर आप ऐसे में देख भी सकते हो, वरना आप नेट से भी निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आप करके मुझे दिखाना कि क्या एग्जाम्पल आपने फिगर आउट किए कि जिसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा हो प्रूफ, कि हमारे पास इस तरह का सवाल होगा, उसको जब हम लोग रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करते जाएंगे, आंसर सेम आएगा बिल्कुल जैसे इधर आ रहा है, लेकिन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएंगे वैल्यूज, समझ आ रही है, इस तरह से होगा बेसिकली। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये कंडीशन प्रूव होती है कि ए ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये कंडीशन क्या बोलती है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, किसी पॉजिटिव इंटीजर पी के लिए जो हमारी इंडेक्स या डिग्री है वो नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास मतलब यहाँ कोई पावर मौजूद होगी, जैसे ए स्क्वायर है, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ इसका आंसर 0 आ जाए, समझ आ रहा है आपको, या हम इसका पावर हम ले लेते हैं 3 और इसका आंसर आ जाए 0, इट मीन्स ये क्या होगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये समझ में अगर आ रहा हो कि यार स्क्वायर कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के पास स्क्वायर लाएंगे, नहीं, सिंपल सा केस है यार, ये ए है ना हमारे पास, इसका स्क्वायर करना है मुझे, ए स्क्वायर, तो मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 बार। मल्टीप्लाई करना आपको मैट्रिक्स में अभी आगे जाके सिखा देंगे, इसलिए मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें कहीं पे आएंगी, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसमें आपको क्या होगा, अभी दो दफ़ा लिख दिया मैंने इसको, मैं 3 दफ़ा लिख दूंगा। बेसिकली ये होता है मतलब इसका z x और y। आप लोग परेशान नहीं होना कि ये चीज़ तो बताइए, ये चीज़ अभी कहीं पे आगे जाके एक्सरसाइज में सवालों में आएगी ना, तो मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट कैसे हम फिगर आउट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अभी ये समझ लो कि इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि है क्या, और ये स्क्वायर और क्यूब किस तरह से मल्टीप्लाई मुझे पता है अभी आप लोगों को नहीं आता, या किसी को आता भी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बेसिकली क्या करता है, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि जिसमें हमारे पास अगर ए स्क्वायर का आंसर आई के बराबर आ जाए, ए स्क्वायर का आंसर आई के बराबर आ जाए, आई क्या होता था, आई होता था यूनिट मैट्रिक्स। मतलब जैसे आपने ए मैट्रिक्स को ए को ए से मल्टीप्लाई कराया, मतलब स्क्वायर, और इसका आंसर आपके पास आई के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को उसी से करा दिया, मतलब ए स्क्वायर से, ए की वैल्यू फर्स्ट तो ये थी ए मैट्रिक्स की, सही है। इसमें कोई नंबर्स होंगे, ठीक है, ये ए बी सी डी नहीं होगा, कोई नंबर्स होंगे, और उसका आंसर आपका ये आ जाए 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अभी हमने पढ़ी थी बात कि अगर आपके पास पीछे हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, वो बेसिकली यही होता है, आई के बराबर होता है ये। अगर इसको मैं पूछूं कि ये बेसिकली हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम आई से भी मेंशन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपका ए स्क्वायर का आंसर आई के बराबर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपका जो कंडीशन है वो ये वाली मीडियम चाहिए, ए की पावर k + 1 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है इस बात का कि ए की कोई भी पावर हो सकती है जो कि ग्रेटर है मनू का वैल्यू, और जो उसका लाइक पीरियड ऑफ ए कहलाता है बेसिकली। क्या मतलब है, जैसे आपकी कोई वैल्यू है k की जो 2 है, जैसे इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ए क्यूब का आंसर ए के बराबर आ जाए तो आप कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स मेरा पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए क्यूब वाली बात मैंने आपको बताई, अभी मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई नहीं, तो मैं अभी आपको आगे लेके नहीं जा रहा इस चीज़ को, एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा इसकी, बट हम सवाल आगे करेंगे, कहीं पे सवाल आएंगे तो हम इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप यही अंडरस्टैंड करो कि ये सिनेरियो क्या है कि इसके अंदर कोई वैल्यू होगी जो कि 1 से बड़ी होती है, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और 1 के बराबर हो सकती है, ए की वैल्यू 1 से बड़ी है उसके बराबर हो सकती है। यहाँ पुट होगी, जैसे फर्स्ट में 2 सेलेक्ट करी, 2 पुट करी, ए क्यूब हो गया, अब ए क्यूब का आंसर आपका यही आ गया ए इटसेल्फ, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्रूफ, ये चीज़ हो जाएगी पीरियोडिक मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली
हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं अगर आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाए, ये कंडीशन प्रूव हो जाए और ये ए के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है इस कंडीशन का कि आपने जो आपका मैट्रिक्स है उसके तमाम साइन को चेंज कर दिया और फिर उसको ट्रांसपोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने जब उसको ट्रांसपोज किया तो आपका जो आंसर है वो ए आ गया। इन सब के सवालात एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं। जब उनको मैं समझाऊंगा, सवाल कराऊंगा, तो मैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट एक उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हुए समझा दूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इसकी कंडीशन रिमेंबर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, बेसिकली ये सब चीज़ें आप अपना नोट कर लो ताकि आगे जब आएंगी यूटिलाइज होंगी तो आपको पता होगा कि आपकी बुक में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें बाकी सवाल में यूटिलाइज भी हो रही हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम समअप करते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सवालों की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसकी तरफ मूव करेंगे, फिर आगे भी एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो हम स्लोली उन चीज़ों को कवर करेंगे और बाय एग्जाम्पल या बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज हम इस चीज़ को सीख लेंगे मजीद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर की आप लोगों को समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। और कोई भी आपका फीडबैक है, अच्छा है बुरा जैसा भी है, ताकि हम इंप्रूव कर सकें, आप उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। कोई प्रॉब्लम है उसको मेंशन करें, हमसे जितना होगा हम आपकी हेल्प करेंगे और इसी तरह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। और दोस्तों में और फैमिली एंड फ्रेंड्स वगैरह सब में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।